बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 10 मानव का विकास अर्थात ह्यूमन एवोल्यूशन के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अगर इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सभी चैप्टर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में फ्री में अपलोडेड हैं, बिल्कुल फ्री। और टोटल टॉपिक, सभी चैप्टर्स के टोटल टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए हैं। आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आज के पार्ट में मानव वंश का विकास कैसे हुआ पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, यानी होमोनिड एवोल्यूशन को समझाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, एक दूसरे नाम से भी पूछा जाता है कि प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास या मानव वंश का जो विकास था, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके 5 चरण हैं। पहला चरण कौन सा है? प्रथम चरण में कौन सा है? प्रथम चरण में ऑस्ट्रेलोपिथीसीनी चरण है। पहला चरण क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथीसीनी चरण है। और इस चरण में प्रथम कपि मानव का विकास हुआ था, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का यानी कि प्रथम कपि मानव का विकास हुआ था। और फिर दूसरा चरण है, यानी द्वितीय चरण कौन सा होगा? या दूसरा चरण में इसमें पिथेकैंथ्रोपस या पिथेकैंथ्रोपिन चरण, ये दूसरा चरण हो जाएगा। तो दूसरे चरण में पिथेकैंथ्रोपिन या पिथेकैंथ्रोपस चरण जो है, इसमें प्रागैतिहासिक मानव का विकास हुआ। अब प्रागैतिहासिक मानव के अंतर्गत होमो हैबिलिस और ऐसे ही होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस के अंतर्गत जावा मानव का विकास हुआ। पेकिंग मानव, एटलांटिक मानव, ये सब मानव बने या मानव का विकास हुआ। फिर तीसरे चरण में तीसरा जो चरण था, तीसरे चरण में निएंडरथल मानव या निएंडरथल चरण कह लीजिए। इस चरण में निएंडरथल मानव का विकास हुआ। निएंडरथल मानव का विकास हुआ। में हीडलबर्ग मानव और ऐसे ही सोलो मानव। और फिर चौथे चरण में जो चौथा चरण था, चौथे चरण के अंतर्गत होमो सेपियंस फॉसिलिस, इसके अंतर्गत क्रो-मैग्नन मानव का विकास हुआ। और फिर पांचवें चरण में जो पांचवा चरण था, पांचवें चरण में क्या हुआ? वर्तमान मानव का विकास हुआ, यानी होमो सेपियंस, ये जो वर्तमान मानव है, कुल मिलाकर इसमें वर्तमान मानव का विकास हुआ। तो इस तरह से प्लेस्टोसीन युग में मानव का विकास हुआ। चलिए इन सब को एक एक करके आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। अब प्रथम चरण है ऑस्ट्रेलोपिथीसीनी चरण। इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या प्रथम कपि मानव का विकास हुआ था। तो आपको बता दें कि जो प्लीस्टोसीन युग था, प्लीस्टोसीन जो युग था, इस युग की शुरुआत में प्रथम कपि मानव बने थे। युग की शुरुआत में जब ये युग शुरू हुआ था तो
तो इस युग की शुरुआत में ही प्रथम कपि मानव का विकास हुआ था। और आपको बता दें कि इस मानव के जीवाश्म, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था, जो प्रथम कपि मानव था, इसके जो जीवाश्म थे, ये जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट को सन 1924 में दक्षिण अफ्रीका की ट्वांग नदी, दक्षिण अफ्रीका में ट्वांग नदी है, ट्वांग नदी के पास से मिले हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म या प्रथम कपि मानव के जीवाश्म प्रोफेसर रेमंड डार्ट को 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्वांग नदी के पास से मिले हैं। और ये जो ट्वांग नदी के पास मिला है, ये 6 से 7 वर्ष के बच्चे की करोटी थी। 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा था, बच्चे की करोटी थी। करोटी कहें तो खोपड़ी थी, खोपड़ी मिली हुई है। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो बड़े लोग थे, बच्चों से जो बड़े थे, बड़े लोगों के खोपड़ियां मिली हैं, खोपड़ियां मिली या करोट मिली, जबड़े भी मिले हैं इसके बाद में। और पाद अस्थियां या पाद की हड्डियां भी मिली हुई हैं बाद में। आपको बता दें, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव थे, ये सर्वाहारी थे, सब कुछ खाते थे। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से मांसाहारी थे, मांस ही खाते थे। और ये 4 फुट लंबे होते थे, 4 फुट के थे। और इनका अगर वजन की बात की जाए कि इनका वजन कितना होता था, तो 20 से 35 किलो के होते थे। 20 से लेकर के 35 किलो के ये होते थे। और इनकी कपाल गुहा का जो आयतन था, वो 450 से लेकर के 700 सीसी के बीच में था। कपाल गुहा का आयतन 450 से लेकर के 700 सीसी के बीच था। और ये सीधे सीधे खड़े होकर चलते थे। और इनके दांत कैसे थे? दांत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े दांत पाए जाते थे। और मुंह इनका आगे निकला हुआ था, मुंह आगे निकला रहता था, थूथुन की तरह से निकला रहता था। और आपको बता दें कि ये बेढंगे औजार बनाते थे, बेढंगे औजार बनाया करते थे। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरे चरण पर आते हैं। फिर देखिए, द्वितीय चरण है पिथेकैंथ्रोपस चरण, या इसमें प्रागैतिहासिक मानव का विकास हुआ। तो प्रागैतिहासिक मानव में पहला मानव है होमो हैबिलिस। तो देखो, होमो जो हैबिलिस है, इसके जो जीवाश्म मिले हैं वो लीकी को मिले हैं। लीकी को सन 1960-72 के बीच में, 1960-72 के बीच में होमो हैबिलिस प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म लीकी को मिले हैं। और आपको बता दें कहां मिले हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका के कह लीजिए कि ओल्ड वाई जो गॉरेज है वहां पर मिले हैं। यानी ओल्ड वाई गॉरेज में जो चट्टानें थीं, उन चट्टानों से लीकी को प्रागैतिहासिक मानव होमो हैबिलिस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें, ये लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पुराने हैं, ये जो प्रागैतिहासिक मानव होमो हैबिलिस था, इसके जीवाश्म लीकी को सन 1960 से 72 के बीच में मिले हैं। कहां? तो पूर्वी अफ्रीका के ओल्ड वाई गॉरेज के चट्टानों से मिले हैं। और ये जो जीवाश्म है, ये 16 से 18 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। और आपको बता दें, जो होमो हैबिलिस है, ये होमो हैबिलिस जीनस होमो का सबसे पहला जीवाश्म था, जीनस होमो का सबसे पहला जीवाश्म था।
और अगर इनकी लंबाई की बात की जाए कि इनकी लंबाई कितनी थी, तो 1.2 से 1.5 मीटर तक थी लंबाई, और लगभग 50 किलो के होते थे, लगभग में 50 किलो के थे। और अगर कपाल गुहा की आयतन की बात की जाए तो कपाल का आयतन कितना था इनका, लगभग में 680 सीसी था। खुले मैदानों में रहते थे, खुले मैदानों में ये रहा करते थे, और 2 पैरों पर चलते थे, यानी खड़े होकर चलते थे। और इनका जो दंत विन्यास है, दंत विन्यास मनुष्य जैसा था, जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य का दंत विन्यास होता है वैसे था। ये भी सर्वाहारी थे, सब कुछ खाते थे, और पत्थर व हड्डियों से, कह लीजिए हड्डियों से नुकीले औजार बनाते थे, नुकीले औजार बनाया करते थे, और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फिर उनको खाते थे। तो ये होमो हैबिलिस हो जाएगा। अब दूसरे प्रागैतिहासिक मानव पर आते हैं। अब दूसरा प्रागैतिहासिक मानव है जावा मानव या होमो इरेक्टस इरेक्टस। आपको बता दें, जो होमो इरेक्टस इरेक्टस है या जो जावा मानव है, इसके जो जीवाश्म हैं, ये जीवाश्म यूजीन डुबोइस को सन 1891 में, जावा मानव जो प्रागैतिहासिक मानव है होमो इरेक्टस इरेक्टस, इसके जीवाश्म यूजीन डुबोइस को सन 1891 में जो जावा है वहां से मिले हैं। जावा की जो सोलो नदी है, सोलो नदी के पास से मिले हैं, और ये लगभग 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए हैं, पुरानी चट्टानों से मिले हैं। यानी जो जावा मानव है, जो होमो इरेक्टस इरेक्टस प्रागैतिहासिक मानव है, इसके जीवाश्म यूजीन डुबोइस को सन 1891 में जो पूर्वी जावा है, कह लीजिए जो पूर्वी जावा है, पूर्वी जावा की सोलो नदी के पास से 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से मिले हुए हैं। और आपको बता दें, जो डुबोइस थे, डुबोइस ने इनको पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस कहा था। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस डुबोइस ने इनका नाम दिया था। आपको बता दें कि इन जीवाश्मों में प्रथम जीवाश्म खोपड़ी मिली हुई है, खोपड़ी मिली थी, जांघ की हड्डी मिली थी, जांघ की हड्डी मिली है, 2 दांत भी मिले थे। तो इस तरह से, और इसके जीवाश्म चीन और अफ्रीका से भी प्राप्त हुए हैं, चीन व अफ्रीका से भी इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि जो जावा मानव है, ये 5 फीट से अधिक लंबे थे, 5 फीट से अधिक इनकी लंबाई थी, और ये भी खड़े होकर चलते थे। जैसे आधुनिक मानव खड़े होकर चलते हैं, वैसे ही खड़े होकर चलते थे, और ये लगभग 70 किलो के थे, लगभग में 70 किलो इनका वजन होता था। और जो इनका माथा था, माथा छोटा होता था, तिरछा भी होता था, और चेहरा थोड़ा बाहर की ओर निकला रहता था, और जबड़े जो थे, जबड़े भी थोड़ा सा भारी थे और बाहर उभरे हुए थे, दांत बाहर थोड़ा सा बड़े बड़े से निकले हुए रहते थे, और इनकी भौहें जो थी मोटी मोटी थी, उभरी हुई थी। तो इस तरह से ये जावा मानव हो जाएगा। चलिए अब पेकिंग मानव पर आते हैं। तो अब तीसरा प्रागैतिहासिक मानव है पेकिंग मानव या होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। जो होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस है, एक चीनी वैज्ञानिक थे, चीनी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाई। चीनी वैज्ञानिक पाई को 1924 में इस मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, 24 में इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यानी कि पेकिंग मानव जो था, इसके जीवाश्म एक चीनी वैज्ञानिक पाई को सन 1924 में प्राप्त हुए हैं, इसके जीवाश्म। और आपको बता दें, डेविडसन ब्लैक ने 1920 से 24 में पेकिंग
पेकिंग के पास की गुफाओं से, कह लीजिए पेकिंग के पास की गुफाओं से इसके जीवाश्म इकट्ठा किए थे। डेविडसन ब्लैक ने 1924 में पेकिंग के गुफाओं से इसके जीवाश्म इकट्ठा किए थे। और आपको बता दें, इनकी कपाल गुहा का जो आयतन था, कपाल गुहा का आयतन 850 से 1300 सीसी के आसपास था। कपाल गुहा का आयतन 850 से 1300 सीसी के आसपास था और ये जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। जावा से अधिक बुद्धिमान थे पेकिंग मानव, यानी जावा मानव इनसे कम बुद्धिमान थे, ये जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे और औजार बनाकर शिकार करते थे। औजार बनाकर शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, उनको खाते थे और आग का प्रयोग भी करने लगे थे। आग का प्रयोग भी करते थे, यानी अग्नि भी जलाते थे। और जो इनके जीवाश्म मिले हैं, तो इनके जीवाश्मों के पास में कोयला व राख के ढेर भी प्राप्त हुआ है। इनके जीवाश्म से कोयला व राख के ढेर भी इनके जीवाश्म से के पास से प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि जब ये अग्नि का प्रयोग कर लिए तो ये गुफाओं में भी रहने लगे, उजाला करके गुफाओं में भी रहने का इन्होंने प्लान बना लिया था। और अब अगले मानव पर आते हैं। अब तीसरा चरण है निएंडरथल चरण। तो इसके अंतर्गत पहला मैंने मानव रखा है हीडलबर्ग मानव। तो आपको बता दें कि जो हीडलबर्ग मानव है, इस मानव का जो निचला जबड़ा था, निचला जबड़ा वो जर्मनी से मिला है। जर्मनी में हीडलबर्ग है, हीडलबर्ग है। इसी हीडलबर्ग जगह के नाम पर इसको हीडलबर्ग मानव कहा गया है। तो जर्मनी में हीडलबर्ग से इसका निचला जबड़ा मिला हुआ है, यानी निचले जबड़े का जीवाश्म मिला हुआ है। और उसमें पता लगाया गया है कि इसमें जो ठोड़ी थी, ठोड़ी नहीं होती थी और जो दांत थे वो आधुनिक मानव जैसे थे। आधुनिक मानव जैसे दांत पाए जाते थे और ये संभवतः निएंडरथल मानव के पूर्वज रहे होंगे। फिर निएंडरथल मानव आते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। निएंडरथल मानव, तो जो निएंडरथल मानव है ये प्लीस्टोसीन युग के अंत में था। प्लीस्टोसीन युग का जब अंत हो रहा था, अंत में निएंडरथल मानव उत्पन्न हुआ, या अत्यंत नूतन युग के अंत में निएंडरथल मानव उत्पन्न हुआ। और जो इसके जीवाश्म थे, वो जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके जीवाश्म निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुए हैं। निएंडरथल मानव के जीवाश्म निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुए हैं। और सन 1856 में फुल रॉट को 1856 में निएंडरथल घाटी से निएंडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। पहले इन्हें निएंडरथलेंसिस कहा जाता था। निएंडरथल मानव को पहले क्या कहा जाता था? निएंडरथलेंसिस कहा जाता था, लेकिन अब होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस कहा जाता है। और आपको बता दें कि इनकी कपाल गुहा का जो आयतन था, कपाल गुहा का जो आयतन था वो 1450 सीसी था। यानी आप मान कर लो कि 1350 से 1700 सीसी के बीच में था। और ये 1450 ये औसतन है, बीच का है कह लीजिए। तो 1350 से 1700 सीसी के बीच में लगभग था। और आपको बता दें कि ये जो मानव थे, निएंडरथल मानव, ये अधिक बुद्धिमान थे। बुद्धि इनके बहुत चतुर भी थे, अधिक बुद्धिमान थे, चतुर थे और चकमक पत्थर से औजार बनाते थे। और जैसे किसी चीज का शिकार करना होता था तो समूह में उसको घेर कर चारों ओर से शिकार करते थे। जैसे गैंडे हैं तो गैंडों का शिकार करना होता था तो समूह बनाकर शिकार करते थे, और हाथी का शिकार भी समूह बनाकर किया करते थे। और इनमें खेती करने की अभी कला विकसित नहीं हुई थी, खेती करना नहीं जानते थे। और श्रम विभाजन
इनमें आ गया था, यानी अपना अपना काम करें ये भी आ गया था। और ये धार्मिक रूप से मुर्दों को गाड़ते थे। जो मुर्दे थे, जो मर जाते थे, तो मरने के बाद में उनको विधिवत विधिवत धार्मिक रूप से गाड़ा करते थे या धार्मिक रूप से दफनाया करते थे। मतलब ये हुआ कि ये धर्म और आत्मा पर विश्वास रखते थे और कह लीजिए कि ये कुछ अक्षरबद्ध बोली भी बोलने लगे थे। अक्षरबद्ध बोली भी इनके मुंह से निकलने लगी थी, कुछ अक्षरों का विकास भी होने लगा था। फिर अगला चरण है चौथा चरण, होमो सैपियंस फॉसिलिस, या इसके अंतर्गत क्रो-मैग्नन मानव आता है। तो क्रो-मैग्नन जो मानव है आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले, 30,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले इसके जीवाश्म खोजे गए थे क्रो-मैग्नन मानव के। और आपको बता दें इनके जो जीवाश्म थे वो जीवाश्म फ्रांस से मैक्ग्रीगर को सन 1868 में मिले हैं। यानी क्रो-मैग्नन मानव के जीवाश्म फ्रांस से मैक्ग्रीगर को सन 1868 में प्राप्त हुए हैं, फ्रांस से। और ये जो निएंडरथल मानव थे उन्हीं से विकसित हुए थे। जो निएंडरथल मानव थे उन्हीं से क्रो-मैग्नन मानव विकसित हुआ था, उन्हीं का स्थान ले लिया था क्रो-मैग्नन मानव ने, कह लीजिए। और लगभग में 10,000 से लेकर के 20,000 मान लो, 20,000 वर्ष पूर्व ये धीरे धीरे करके विलुप्त हो गए। आपको बता दें कि जो क्रो-मैग्नन मानव था ये 6 फीट लंबे होते थे, 6 फीट लंबे होते थे। यानी मान के चलिए कि लगभग 180 सेंटीमीटर लंबे थे। 6 फीट का मतलब क्या हुआ, लगभग 180 सेंटीमीटर लंबे होते थे। और इनकी जो करोट थी वो करोट आधुनिक मानव जैसी बड़ी होती थी। और चेहरा कैसा था, तो चेहरा चौड़ा होता था, इनका चेहरा चौड़ा था। और ललाट गोलाकार होता था। और इनकी नाक कैसी थी, नाक पतली होती थी। इनकी नाक कैसी होती थी क्रो-मैग्नन मानव की, तो क्रो-मैग्नन मानव की नाक पतली थी और जो ठोड़ी थी वो उन्नत प्रकार की होती थी। और जो भौहें थी उसमें उद्रेक नहीं थे, उद्रेकों का अभाव था। कपाल गुहा का आयतन अगर देखा जाए तो कपाल गुहा का जो आयतन था वो 1450 से 1500 सीसी के बीच में था। क्रो-मैग्नन मानव की जो कपाल गुहा का आयतन है वो 1450 से 1500 सीसी के बीच में था। और ये पत्थर के टुकड़ों से औजार बनाते थे, पत्थर के टुकड़ों से औजार बनाया करते थे, पत्थर के टुकड़ों से औजार बनाते थे। और आपको बता दें हाथी का जो दांत होता है, हाथी के दांत से जेवर बनाते थे, हाथी के दांत से जेवर बनाकर उसको पहना करते थे, यानी शरीर को सजाते थे। और खाल का भी प्रयोग करते थे, खाल से कपड़े का भी प्रयोग करते थे। और आपको बता दें कि इनको खेती करना और जंतुओं को पालने का ज्ञान नहीं था। ये खेती करना नहीं जानते थे, जंतुओं को पालते भी नहीं थे, यानी जंतुओं को पाल कर रखने का ज्ञान नहीं था। और इसमें कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां विकसित थीं, कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां विकसित हो गई थीं। फिर अंतिम चरण है, पांचवा चरण है वर्तमान मानव का विकास या होमो सैपियंस का विकास। तो आज से लगभग 10 से 11,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 10 से 11,000 वर्ष पहले क्रो-मैग्नन मानव से वर्तमान मानव का विकास हुआ था। जो क्रो-मैग्नन मानव थे इनसे वर्तमान मानव का विकास हुआ था। कब, तो आज से लगभग 10 से 11,000 वर्ष पहले हुआ था। और कहाँ कहा जाए तो एशिया के कैस्पियन सागर के क्षेत्र में, एशिया के कैस्पियन सागर के क्षेत्र में इनका विकास हुआ था। आपको बता दें कि ये जो मानव थे ये
जहाँ यहाँ पैदा हुए, यहाँ इनका विकास हुआ, फिर ये धीरे धीरे करके 3 क्षेत्रों में विकसित हुए, 3 क्षेत्रों में गए। एक तो पश्चिम में गए, पश्चिम में प्रस्थान किए, तो जो पश्चिम में प्रस्थान किए वो यूरोप और दक्षिणी एशिया, अफ्रीका में चले। के बाद में जो दूसरी दिशा में गए ये भारत वाले हो गए, अफ्रीका हो गए और मलेशिया में रहने वाली प्रजातियां बन गईं। और जो तीसरे क्षेत्र में गए थे, तीसरे प्रवासी थे, ये चीनी बन गए, साइबेरियाई बन गए, यानी मंगोली प्रजाति बन गई, मंगोली प्रजाति। तो जो होमो सैपियंस मानव था, ये आज से 10 से 11 हजार वर्ष पहले इसके जीवाश्म मिले थे, बना था, कहीं इसका विकास हुआ था। और आपको बता दें कि मानव की आधुनिक जाति का विकास स्थल क्या बताया गया है, तो एशिया के कैस्पियन सागर के समीप का क्षेत्र माना जाता है। और इस स्थान पर जो पूर्वज रह रहे थे, एशिया के कैस्पियन सागर के क्षेत्र में जो पूर्वज रह रहे थे, वो 3 दिशाओं में गए। पहली दिशा में जो गया वो पश्चिमी दिशा की ओर जो प्रस्थान किए थे, भूमध्य सागर की ओर जो प्रस्थान किए थे, तो भूमध्य सागर की ओर फैल करके वो यूरोपीय बन गए, यूरोप में रहने वाले बने, दक्षिण पश्चिम एशिया वाले बने और उत्तरी अफ्रीका वाले अंग्रेज गोरे बन गए। और इसके बाद जो दूसरे स्थान पर प्रवासी बने, ये भारतीय बने, अफ्रीकी बने और मलेशियाई बन गए, नीग्रो प्रजाति बन गए कह लीजिए। और जो तीसरी तरफ जाने वाले तीसरे जो प्रवासी थे, ये समूह चीनी बन गया, साइबेरियाई बन गया, यानी मंगोली प्रजाति पूरी बन गई। इस तरह से तीनों तरफ जाकर के फैल गए। और आधुनिक मानव की जो संस्कृति है वो 3 कालों में बांटी गई है। पूर्व पाषाण काल और ये पहला हुआ। दूसरा मध्य पाषाण काल हो गया। और जो तीसरा था नव पाषाण काल, यानी कि जो आधुनिक मानव था उसको 3 कालों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल है, इसमें जो मानव थे वो शिकारी थे, केवल शिकार किया करते थे, उन्हें कला संबंधी ज्ञान भी था। जो मध्य पाषाण काल है, इसमें पशुओं को पालने लगे थे, पशुओं की पालने की प्रथा उनमें हो गई थी और भाषा का भी विकास हो गया था। और अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य पढ़ना लिखना भी आ गया था, मनुष्य को पढ़ना लिखना भी आ गया था, बिल्कुल आधुनिक मानव के समान था। और जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में मनुष्य खेती करना जान गया था, खेती करने लगा था और पशु पालने लगा था, पशुपालन भी जान गया था, घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय आदि पालने लगा था और शादी ब्याह भी रचाने लगा था और गांव बनाकर रहने लगे थे, गांवों में रहने लगे थे और चहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ था। इस तरह से आधुनिक मानव या वर्तमान मानव का विकास हुआ था। चलिए अब इन सब को परीक्षा में कैसे लिखेंगे ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो, तो विद नोट्स आपको परीक्षा में लिखने का तरीका भी समझा देते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास या मानव विकास का जो क्रम मैंने समझाया है, यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे जैसे मैंने समझाया है, ये आप शॉर्ट ले लीजिए, इसी तरह से परीक्षा में लिखना होगा। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बचा हुआ शेष भाग है, इसको भी शॉर्ट ले लेंगे। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चित्र है, तो इस तरह से आपको चित्र भी परीक्षा में अगर आएगा तो बनाना होगा। इसके बाद में ये प्रागैतिहासिक मानव जो मैंने अभी आपको समझाया था, इस तरह से लिखना होगा, इसका भी शॉर्ट ले सकते हैं। और ये प्रागैतिहासिक मानव का शेष बचा हुआ नोट्स है, तो इसको भी आप शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से बिल्कुल जैसे मैंने समझाया वैसे यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद में ये वास्तविक मानव है, वास्तविक मानव का शॉर्ट भी ले लीजिए आप, इस तरह से आपको लिखना होगा। और फिर ये निएंडरथल मानव है, तो निएंडरथल मानव भी आपको समझाया, जैसा समझाया वैसे लिखा हुआ, और इसका शेष भाग आगे दिखाते हैं आपको। और ये निएंडरथल मानव का शेष भाग यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये निएंडरथल मानव का चित्र है, इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा। इसके बाद में क्रो-मैग्नन मानव, तो क्रो-मैग्नन मानव को यहाँ से इस तरह से लिखना होगा, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही है, इतना शॉर्ट लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं। क्रो-मैग्नन मानव का बचा हुआ है नोट्स, तो यहाँ से आप शॉर्ट ले लीजिए। और इसके बाद में क्रो-मैग्नन मानव का चित्र और ऊपर जो शेष बचा नोट्स है, इसको शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद वर्तमान मानव होमो सैपियंस, इस तरह से इसका शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे लिखना होगा, तरह से अंत में जो मैंने बताया था। अब देखिए पेकिंग मानव बचा हुआ रह गया था, तो पेकिंग मानव को यहाँ पर शॉर्ट ले लीजिए, जहाँ बीच में मैंने पुटअप किया था वहाँ पर आप पेकिंग मानव को समझाइएगा।
ये देखिए पेकिंग मानव का नोट्स है, इसको भी शॉर्ट ले लीजिए और इसके कुछ औजार यहाँ पर बनाए गए हैं, ये औजार भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। और ये पेकिंग मानव का चित्र है, आप चाहें तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, पेकिंग मानव इसी तरह से बनाना होगा। और इसके बाद में ये जावा मानव है, तो जावा मानव का नोट्स है, यहाँ से जावा मानव का नोट्स का शॉर्ट ले सकते हैं। फिर ये जावा मानव का चित्र यहाँ दिखाया गया है, इस तरह से जावा मानव का चित्र आप बना सकते हैं। फिर मानव और कॉपी में जो समानताएं हैं ये नेक्स्ट टाइम, और इसके बाद मानव और कॉपी में समानताएं मैंने लिखवाया था, तो समानताएं भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा। आशा है आप सभी लोगों को मानव के विकास के सभी चरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।